सिंह अमर है, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, दामोदर सिंह अमर है, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबू दामोदर सिंह के पुण्यतिथि के अवसर पर आए हुए मंच पर कासिम भाई नंदकिशोर यादव जी, उनके सुपुत्र भाई खगेंद्र जी, अजय यादव जी, हम लोग के गार्जियन कपिलदेव अकेला जी, भाई दिनेश्वर जी, पूर्व विधायक भाई दिनेश जी, त्यागी जी, राम सुकल भोजपुरिया जी और तमाम बसनायक शर्मा जी जो उनके साथ बराबर रहते थे रामोदेश बाबू के साथ, और जो भी उनके साथ रहे हैं उनके विचार को अच्छी तरह सब लोग जानते हैं कि रामोदेश बाबू क्या थे। जो उनके हुए बोए हुए पर हमारे आदरणीय नेता लालू जी काट रहे हैं। और रहा चौकीदार दफदार का बात, तो हमको याद है कि अवधेश बाबू नारा देते थे कि जैसा नौकर थानेदार वैसा नौकर चौकीदार, बैठ बेगारी नहीं करेगा थानेदार का चौकीदार। नहीं तो चौकीदार दफदार लोग का क्या स्थिति था थाना में, थानेदार लोग कपड़ा पिचवाते थे, कुदाल चलवाते थे, सब कुछ से निजात दिलाने में रामोदेश बाबू का ही देन है। जो लाखों लोगों को जो दाल रोटी आज अच्छा से चल रहा है सब उन्हीं का देन है। रामोदेश बाबू एक जाति का नेता नहीं थे, वो समाज गरीब दलित पिछड़ों का प्रखर नेता थे, जो लोकसभा में उनका आवाज़ बिकता था। हम लोग बचपन से ही जानते थे कि रामोदेश बाबू एक गरीब गुरबों का मसीहा है, और यही बात कहकर उनको पुष्पांजलि करते हुए नमस्कार करते हुए जय हिंद, जय रामोदेश बाबू। सवाल है कि पहले का समय आज का समय सुना हो जाए भाई, पहले का समय आज का समय, पहले के कार्यकर्ता आज के कार्यकर्ता, पहले के नेता आज के नेता में कितना अंतर हुआ है, कितना बिखराव बदलाव हुआ है। आप लोग खुद अपने में झांक के देखिए कि क्या हुआ। काम करने वाला को घर धरा दिया जाता है, नहीं काम करने वाला को विधानसभा में भेज दिया जाता है, जिसके उस हिस्से के आप लोग भी एक अंग हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें लोग सब कोई उसमें अंग एक नहीं है, सब लोग उसमें का अंग है। बुरा तो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाए अपना हमसे बुरा न। ठीक है, रामोदेश बाबू का चर्चा ये तो अलग एक विषय ही थे, अलग एक थे अपना, लेकिन आज का जो स्थिति परिस्थिति है उसी बीच में हम लोग को चलना है। सब लोग किसी न किसी पार्टी से बंध गया, तो हम लालू यादव को पार्टी के सिपाही हैं, तो फिर हम लालू यादव को शिकायत कैसे करेंगे, आना शिकायत सुनेंगे, दोनों अच्छा चीज़ नहीं है। हम रामोदेश बाबू के पुण्यतिथि में आए हैं, रामोदेश बाबू का हम शिकायत करें कोई विषय पर, तो ये भी ठीक नहीं है। रामोदेश बाबू एक महान आत्मा थे, हम जानते हैं। हम तो शुरू से ये पिपरा गांव के थोड़े ही रहने वाले हैं, ये लोग एकवारी गांव के जहाँ का रामेश्वर यादव थे, उस गांव के ये लोग बसिंदा है, उस गांव से आकर के यहाँ लोग बसा। रामेश्वर यादव कैसा क्रांतिकारी थे आप लोग जानते हैं नहीं? सब लोग पूर्व परिचित है उनसे। रामेश्वर यादव जो पूरा दमन शोषण सामंतियों का ब्राह्मणवाद और जो जिस चीज़ों पर आप लोगों ने चर्चा किया, वो सब चीज़ों को रामेश्वर यादव और ये जगदीश मास्टर और ये राम नरेश राम, चंपू मुसहर, फुटन मुसहर, सब लोगों ने ध्वस्त किया मिलकर के। ये सब लोग जानता है, ये सब लोग के यहाँ सेंटर इन लोगों को न्याय दिलवाने में मिला है। कुछ उद्देश्य नहीं होता है, कुछ व्यक्ति द्वारा किए गए अच्छे कार्य
कि पूर्णतः संभव नहीं हो तो अंततः अपने आप में आत्मसात करने की चेष्टा करनी चाहिए। क्या उनके द्वारा जनहित में किया गया कोई प्रस्ताव जो अधूरा रह गया है, उस पथ पर चलकर उस प्रस्ताव को, अधूरे सपने को पूरा करने का भी चेष्टा करना चाहिए। निस्संदेह मित्रों, वंचितों के ढाल ज्ञान के विशाल इतिहास के पाठ्य किताबों के साथ ही निडर, निर्भीक, धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, मनुस्मृति के नाशक, बौद्ध को उपासक मंडल मसीहा राम ओदेसी अल्प समय में राजनीति में जिस ऊंचाई को छुआ और अपने दबे कुचले समाज अंतिम पावदान पर रहने वाले लोगों के लिए एक दिशा निर्देश दिया, शायद कम समय में इस उपलब्धि को दूसरा कोई व्यक्ति हासिल नहीं कर पाया। वो रहते कपिल देव अकेला जी लेबर अध्यक्ष के पद को छोड़कर वे राजनीति में आए थे। साथ ही हम लोग उनके अनुयायी हैं। अनुयायी क्या, हम लोग राम मुस्लिम ब्रांड है। बहुत समय उनके साथ रहने का मौका मिला। निसंदेह रामो देश में जो सबसे बड़ी काबिलियत थी वो ये थे, अपनी बात निडरता के साथ कहीं रखते थे और उनके जेहन में नहीं लगता था कि चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, कोई बात कहना हो तो उसके साथ हिचकिचाहट नहीं करते थे। और उनके वाणी में निर्भीकता थी, वाणी में प्रामाणिकता थी, साहित्य जन्मकता थी और कार्य करने के दक्षता, क्षमता। जब तीनों का त्रिवेणी संगम एक साथ संगम तो बिंदावित होता था तो राम ओदेश की झलक पूरे भारत के क्षितिज पर दिखाई देता था। साथियों, राम ओदेसी का जो चिंतन था, थॉट था, जो सोच था, एक साथियों ने कहा कि हम लोगों ने पहल नहीं किया, वरुण भाई भी ने कहा हम लोगों ने समझने का प्रयास नहीं किया और हीरा घुरा नहीं समझे। क्योंकि जिस लेवल पे बात करते थे उस समय समाज हमारा इतना डेवलप नहीं था और चंद लोग फॉलो करते थे, बाकी लोग धारा बनना चाहिए, धारा कोई परिवर्तित नहीं हुआ। देश बड़ा समानी करने के भाई अजय जी ने कहा कितना बड़ा न्याय मेरे राज्य के साथ हो रहा था। बहुत बड़ा वन संपदा, खनिज संपदा हमारे बिहार में भरा पड़ा था जब ज्वाइंट बिहार था, लेकिन उसका जो मूल्य था वह बिहार को उम्र पर नहीं मिल पा रहा। 1 किलो कोयला का दाम जो बिहार में मिलता था वह बम्बे में मिलता था। उन्होंने गार्गिल फॉर्मूला और एक बड़ा समानीकरण पर जम के आंदोलन किया, ताकि जब तक रेल बड़ा समानीकरण रहेगा बिहार का विकास संभव ही नहीं होगा। दूसरे प्रांत में खनिज है, वहाँ के लोग अगर वहाँ के लोग उसके लाभ लेते हैं तो निश्चित तौर से बिहार को लाभ मिलना चाहिए। दूसरी बात कि अगर बिहार की खनिज क्षमता उसी रेट पर दूसरे राज्य को दी जाएगी, कोई बड़ा व्यापारी हमारे यहाँ कोई उद्योग नहीं लगाएगा, उद्योग नहीं लगाएगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। इस बात से रेट बड़ा समानीकरण गाड़ी फॉर्मूला जो हाई लेवल की बात बहुत कम लोग समझता था। फिर कदवन जलाशय के बाद साथियों ने की, निस्संदेह कदवन जलाशय में स्वीकृति मिल चुकी थी। मैं समझता हूं कि 5-6 करोड़ रुपए भी खर्चा हो गया था। वहां पर 200 आदमी बहाल कर दिए गए थे। उस समय लोग ये बात नहीं समझता था। जब खुलेआम कई के बाद उन्होंने आंदोलन करने की बात कही, लोगों को बुझलाया, चंद लोग पहुंचे जरूर थे, लेकिन जिस रूप में पहुंचना चाहिए जो आंदोलनरत हो जाए, लोग नहीं पहुंचा। मैं यही मानता हूं कि उनके बातों को हम लोग पकड़ नहीं पाते थे और किसी बात को बहुत बारीकी से करते थे। लालू यादव पर जो मुकदमा चला, राम ओदेश सिंह कहते थे कि नहीं, उस खजाना के रखवाला 4 आदमी, मंत्री है, कैबिनेट सेक्रेटरी है उसका, फिर उसका वित्त विभाग है और एक ही आदमी दोषी क्यों होगा? भले राम ओदेश सिंह का राजनीति करने का तरीका अलग था, लालू जी का अलग था, लेकिन जिस बारीकी के साथ राम ओदेश सिंह उस बात को पकड़ा था शायद लोगों ने नहीं पकड़ा और यही कारण है कि लड़ाई इनकी अधूरी रह गई। तो मैं मित्रों उनके साथ रोज हम लोग तर्क वितर्क करते थे, लेकिन जो हवा देना चाहते थे वो हवा में गति नहीं हो पा रहा। तो बराबर कहते थे जब छोट कर आ जाएगा तो छोट कर आ जाए, लेकिन जैसे छोट कर आ जाएगा वो हबर कोट से राज करेगा। बात देखने को मिल जाएगा। ये कई तरह के मुकदमे में जो सेम दफा जगन्नाथ मिश्रा पर है, लालू यादव पर, जगन्नाथ मिश्रा जब तक जिंदा रहे कोर्ट ने बरी किया और उसी दफा में मर गए तो सजाए कर कोर्ट की मानी सीधा साधा आप देखे कोर्ट ना इंसाफी कर रहा।
इसलिए साथियों, जब तक कॉलेजियत सिस्टम समाप्त नहीं होगा और हमारे नेता निस्संदेह कोर्ट से लड़ने से डर रहे हैं, और यही वजह है कि समाज अब का पिछड़ा हुआ है। इस राम और देश आरक्षण के लिए न जाने कौन कौन सी कुर्सी त्याग दिया, लेकिन आज आरक्षण मिल रहा है क्या? कोई साथी कह रहे थे 53 में काका कलकर आयोग बना था और ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, कोई उसका माई बाप नहीं था। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस मैनिफेस्टो में दिया गया, मोरारजी देसाई कहे कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं काका कलकर आयोग लागू करूंगा। लेकिन जैसे वे सत्ता में आए तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि काका कलकर आयोग बहुत पुराना हो गया। एकमात्र सदन में राम मोदी लाकर कहा कि अगर 6 माह पहले मोरारजी देसाई जी आपने घोषणा किया था काका कलकर लागू करेंगे तो क्या 6 माह पुराना हो गया? सर 21 साल पहले पुराना नहीं था। और उनको मजबूर किया कि ठीक है पुराना है तो दूसरा आयोग, मंडल आयोग कमीशन गठित करो। बड़ी चालाकी से मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन नहीं, एक मंडल इंक्वायरी दाखिल कर दिया और लोग तालियों गड़गड़ाहट से सदन में स्वागत भी कर दिया। राम और देश इस बात को पकड़ते थे, इस ऊंचाई तक सोचते थे, शायद आम आवाम नहीं सोचता था। यहाँ तक कि सदन में बैठे लोग जो पिछड़ा क्लास के थे, अति पिछड़ा के थे, ओसी ABC को भी नहीं समझ पाते थे। सबों ने कहा कि अब तो क्या राम मोदी हंगामा कर रहे हैं। कहा कि नहीं, इंक्वायरी कमेटी कमीशन में बहुत अंतर है। जब मंडल कमीशन की बात ही लागू नहीं कर रहा है तो इंक्वायरी कमेटी बहुत छोटी चीज है, कैसे लागू करेगा? तब उन्होंने दबाव बनाया और तब मंडल कमीशन लागू हुआ। और कमीशन लागू हुआ तो जब PP सिंह आए मित्रों तो वे लागू करना चाहे मंडल कमीशन, लेकिन उसमें आपका तभी मत किया। आप कहते हैं 10% वाले है तो मचा दिया, आत्मदाह किया और रोक दिया, उतने बड़े धार को रोक दिया, और 90% वाले मुख्य दर्शक बनकर बैठे रहे। तब सुप्रीम कोर्ट गया, इंदिरा साहनी कोर्ट ने कहा कि आरक्षण देना चाहिए लेकिन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का देश पूरे भारत के हर राज्य में लागू होना चाहिए। इसी देश में साउथ में 67% आरक्षण है, 62% आरक्षण है, लेकिन बिहार में 50 से नीचे 59.5 किया। हमारे नेता लोग कहाँ लड़े? तो मतलब था कि मैं कहता हूं कि राम और देश जिस ऊंचाई पर सोचते थे, या तो हमारे लोग इसी वर्कर नहीं, सदन में बैठे नेता नहीं पकड़ पाते थे। मित्रों, मैं स्पष्ट शब्द में कहना चाहता, कभी भी अवलोकन कर लीजिए, 2/3 मेजॉरिटी SC ST और पिछड़ा का होता है, जब पिछड़ा का होता है, लेकिन क्या गर्दन काटा जाता है। महिला बिल आरक्षण आया, अकेले शरद यादव 6 बार खारिज कर दिया। एक बार तो ऐसी नौबत आई कि लगा कि सदन में पास हो जाएगा, शरद यादव ने कहा कि मैं जहर खा लूंगा, रुक दिया। लेकिन आज महिला बिल जब पास हुआ उस समय आपके सदन में 243 आदमी थे OBC के सब मिला करके, लेकिन एक आदमी क्यों नहीं बोला? या तो दुम दबा के बैठ रहे हैं, या कोई निजी स्वार्थ के लिए आप सहमति जता रहे हैं, या वो बात समझने की चेष्टा नहीं करते हैं। तो शरद यादव रोके थे, हम लोग उसमें दिल्ली में थे, नागेंद्र बोला कहते भाई हम लोग गए। सबसे पहले मायावती गई, कही कि बाबू जी अपने क्या कहो जाएगी, जहर खा लेंगे। मायावती में सुकरात की तरह जहर खाने बड़ी बात नहीं मानी जाएगी। आज जो आरक्षण 33% हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि 66% दे दो महिलाओं को, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज हमारी महिलाएं, मुसहर की महिलाएं, डोम चमार की महिलाएं जो बनने के लिए तैयार नहीं है, सारी महिलाएं बन जाएगी और 33% हो जाएगा। दोबारा फिर रोटेशन में 66 पहुंचेगा, तीसरा बार में पार्लियामेंट दखल हो जाएगा और सारे संविधान बदल दिए जाएंगे। धीरे धीरे सारे लोग ने इस बात को पकड़ा, उस समय रुका। और मित्रों, अब हम लोग कहने की बात स्टेट वर्कर जरूर है, सच्चाई बात है कि जब महिला आरक्षण लागू हुआ तो भले बिहार में आंदोलन हुआ नहीं हुआ, लेकिन चेतना समिति के लोग हम लोग आंदोलन किए और हम लोग करीब करीब हर प्रखंड में गए, जो भी संसाधन था साथियों से हम लोग करके गए। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि संगठन के, हमारे संगठन के लोग हर जगह लोग कह देते थे कि नहीं, दल का कार्यक्रम नहीं, कमजोर करने की चेष्टा की गई। इलेक्ट्रॉन पद्धति को जो बहाल किया जाता है सीधा किया, तो उसका भी चेतना समिति के लोगों ने विरोध किया और जम के हम लोग किए। लेकिन मित्रों, साथ नहीं मिलता। राम और देश के बहुत बड़े आदमी, हम लोग चाहते हैं कि उनके अनुवाद होने के नाते छोटे छोटे कामों को लेकर समाज के लिए बड़े समस्या समाधान समिति बनाए। हम लोग अपने ब्लॉक में विधायक 7 के दिन हम लोग कराया था, कराया, जगदीशपुर कराए, लेकिन फिर भी देखे जहाँ जहाँ अपने लोगों से लड़ना पड़ रहा है। सभी को मैं अपने स्तर से, अपने पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और समय ज्यादा हो गया है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, यही कहूँगा कि
रामोधेश बाबू का कार्यक्रम या जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी इतिहास को बार बार याद दिलाने वाले हम लोग के बीच में अगर कोई है तो हमारे बड़े भाई यादव राम शकल भोजपुरिया जी हैं। इनको भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि हमारे समाज के जितने महापुरुष हैं उनके इतिहास को हम लोग के बीच में या उनके उनके जयंती हो या पुण्यतिथि मनाकर सभी को अवगत कराने का काम करते हैं। धन्यवाद के काम और मैं यही कहूँगा कि रामोधेश बाबू के विचारधारा से सभी लोग प्रभावित हैं और हम लोग जहाँ भी रहे किसी दल में रहे लेकिन दिल इनके पास है, इनके विचारधारा से हम लोग प्रभावित हैं और जहाँ भी रहेंगे समाज के निचले पैदान जो इनकी सोच थी उनको उठाने उस विचारधारा की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे और बाकी मैं समय अपने अभिभावक हमारे दो पूर्व विधायक गार्जियन बैठे हुए मंच पर मैं अपनी पूरी समय इनको समर्पित करते हुए रामोधेश बाबू के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और यहाँ पर तमाम लोग का मैं अपनी तरफ से और आयोजक बंधुओं की तरफ से सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन आपके स्वागत करता हूँ। मित्रों, बहुत देर से कार्यक्रम हो रहा है और सचमुच में रामोधेश बाबू बहुत ही अच्छे जन नेता थे जिनका सोच बहुत बड़ा व्यापक था। ऐसे महान नेता को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये भारत रत्न के हकदार हैं, लेकिन इनसे कई लोग जो इन्होंने लड़ाई लड़ा जिनका सोच था व्यापक, इनके पीछे के नेता इनके बहुत जूनियर आदमी जिनका समाज में बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा, पैरवी के आधार पर किसी तरह जुगाड़ बिठा करके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के यहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ कई प्रकार के उनको पद्म श्री कई तरह के उनको सम्मान मिला। लेकिन जो व्यक्ति इतना बड़ी लड़ाई लड़ी, देश की लड़ाई लड़ी, 90% लोगों की लड़ाई लड़ी, लेकिन आज तक इनका चर्चा कहीं नहीं रहा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, यह हम लोग के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे जो भी अभी जो चर्चा हुआ कि जो मंडल कमीशन का जो देन रहा, जो आरक्षण की लड़ाई का देन रहा, जो देश के अंदर बहुत बड़ी क्रांति आई और बहुत देश के अंदर बहुत सारे राज्य में आरक्षण के बदौलत, मंडल कमीशन के बदौलत हमारे पिछड़ा समाज, दलित समाज, अति पिछड़ा समाज के लोग मुख्यमंत्री बने। लेकिन ऐसे महापुरुष का आज इतिहास के पन्नों से काटा जा रहा है। इनका कोई अभी चर्चा भी नहीं करता है कहीं। आज इनके पुण्यतिथि समारोह है। भाई राम सकल भोजपुरिया जी, इनके सपुत्र खगेंद्र जी थोड़ा सूचना किए तो करीब 40-50 के नीचे हमको लगता है कि हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। लेकिन पहुंचे वो भी लोग हैं, सभी मैं समझता हूँ जितने लोग यहाँ पर आए हैं ये बहुत ही अच्छे विचारवान है, जो समाज के प्रति हमेशा इनका अच्छा सोच रहता है। समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, भले लड़ाई आगे नहीं बढ़ पाता है लेकिन लड़ाई ये काम लड़ते रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंदी से उठाने का काम करते हैं। एक बात मैं कहूंगा सबसे पहले, इन पर मैं आने के बाद राम सकल भोजपुरिया जी के बारे में ये पाठ्यक्रम लागू करे सरकार। लागू होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन लागू तब होता है कि जब उसमें प्रयास करेंगे, तब छोड़ देंगे तो कभी लड़ाई नहीं होगा। आज ये इनकी जो भी लड़ाई का देन है, बहुत सारे इनके रहते हो गया, बहुत सारे लड़ाई जो भी अकेला जी रहे
बहुत सारे इनके जाने के बाद भी बहुत सारे काम होगा, अब हुआ है तो लड़ा जाए। इसलिए इतना ही करते हुए पुनः एक बार रामदेव जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी लोग इतना समय दिए। हम लोग 20 आदमी हैं, 50 आदमी हैं, अपने को कम नहीं माने, लेकिन जो भी लोग हैं अच्छे लोग हैं, समाज के लिए कुछ काज करने वाले लोग हैं, इसलिए सभी को मैं अभिनंदन और सभी को स्वामी थे, जय हिंद। लेकिन उत्तर भारत के प्रयाग राम अवधेश सिंह थे। तो ये हम लोग का सौभाग्य है, एक गरीब घर में पैदा लेकर के 3 सभाओं के सदस्य बन जाना, ये हरकुलीन टास्क है किसी के लिए। विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा, तीनों सभा के सदस्य रहे हैं। और हमारा वंश लायक भाई का तो सौभाग्य है कि उनके साथ, उनके सानिध्य, उनके एक बात अनिल भाई भी थे। आंदोलन जब चलता था इमरजेंसी, तो हम लोग ज्यादा कराची में और धनबाद साइड में रहते थे, तो मेरे काम ज्यादा करते थे। दिनेश भाई भी संघर्षशील आदमी है, उनकी भी लड़ाई गंभीर होती है। लेकिन सारी चीजों के बावजूद राम अवधेश बाबू एक बात, हमारे गार्जियन तो हमारे थे, चाचा थे, बाप जैसा थे, एक बात कहते थे कि देश में जब तक ब्राह्मणवाद से नहीं लड़ा जाएगा तब तक छोट का अधिकार तब तक मारा जाएगा। छोट का अधिकार मतलब वोट का अधिकार, मतलब छोट का अधिकार। तो आज वोट पर भी खतरा है और ब्राह्मणवाद का प्रचार इतना हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं गंभीर रूप से। 1 महीना कोई दिन नहीं है जहां ब्राह्मणवाद की व्याख्या न हो, एक दिन भी नहीं है। इसलिए जब तक ब्राह्मणवाद से हम नहीं लड़ेंगे तब तक सत्ता दूसरे के हाथ में रहेगी। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा कि राम अवधेश बाबू कहते थे कि देश में जब सत्ता परिवर्तन की जरूरत है, देश में गरीबों की लड़ाई लड़नी है तो ब्राह्मणवाद से लड़ो। ब्राह्मणवाद के लड़े बिना आप चाहिएगा, अकेला जी ठीक है, ब्राह्मणवाद के चपेट में बहुत लोग नेता लोग आ गए, हमारे जितने नेता हैं ब्राह्मणवाद के चपेट में आ गए हैं। क्या लड़ाई लड़ेगी भाई, क्या लड़ाई लड़ेगी? नहीं लड़ाई लड़ पाएंगे। इसलिए ब्राह्मणवाद से हर कदम पर हम लोग को लड़ना चाहिए। ये राम अवधेश बाबू का आदर्श है, संकल्प। बड़े सफाई से इनको एक साइड कर दिया। लालू यादव आगे आ गए, उधर सब लोग आ गए और बाबूजी को सबने धोखा दिया। मुलायम सिंह जी ने भी धोखा दिया। लालू जी के सामने भी चिल्लाते रहे बाबूजी कि अरे आरक्षण लागू कर दो, अब तो तुम मुख्यमंत्री बने, अगर ना लागू करो क्या कर ले। केले चना भाड़ पड़वा ऐसे करते थे लालू यादव। और कभी भी बाबूजी के साथ नहीं दिए हैं लालू यादव, जबकि बाबूजी लालू यादव गिरे थे पीरों में तो खुद उठा के, हम भी थे उसमें, उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम। पता नहीं क्या लालू यादव के दिमाग में है कि राम अवधेश सिंह मेरे दुश्मन है, जबकि बाबूजी मेरे कभी किसी के कोई कभी दुश्मनी नहीं की है, वो भलाई करना चाहते थे। मंडल कमीशन लागू हुआ, करवाए भी, वो इसलिए लागू करवाए थे कि मंडल कमीशन जमात की रणनीति, पूरे 85% लोग एक साथ हो जाए, वो उनकी रणनीति, और 15% वाले अपना अलग हो। सत्ता में हिस्सेदारी के लिए ये लड़ाई लड़ी थी। और आगे मेरा भी यही आप लोग से अनुरोध है कि बाबूजी के जो भी कार्यक्रम है उसको आप लोग मिल के आगे बढ़ाइए। मैं नहीं हूँ, आप सब लोग राम अवधेश जी के बेटे हैं, जो भी समझ लीजिए, आप सब लोग उनके ये हमारे चाचा जी हैं, ये हैं, बंसलायक भैया हैं,
ये सब लोग बाबूजी के सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़िए। यही मेरा स्थिति है हमारे शाहाबाद जिले की। कहीं भी देखिए किसान मर रहे हैं, पानी नहर में नहीं आ रहा है रोपनी, और बिचड़ा सूख रहा है साथियों। तो ऐसे महापुरुष जिस तरह से हम लोग आज रामोधेश बाबू की पुण्यतिथि पर आए हैं, हम चाहेंगे कि हम लोग भी कुछ इस तरह का कार्य करें, समाज में अच्छा संदेश जाए कि हम लोगों का भी मरने के बाद पुण्यतिथि और जयंती लोग मनाएं। लोग भाषण देते हैं और चले जाते हैं, कहते हैं, लेकिन इनके विचारों पर चलने का भी काम करने का काम करेंगे साथियों। और रामोधेश बाबू बड़े ही जुझारू नेता थे, सही कहा लोगों ने, पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से इस पर चर्चा करने का काम किया कि आरक्षण के ये जनक थे साथियों। आरक्षण की लड़ाई बहुत पहले लड़े और बहुत साथी इसमें जेल भी गए हुए थे, जेल काट कर आए हुए हैं। उसी का देन है कि आज हम लोग का 27% जो आरक्षण मंडल कमीशन बीपी सिंह के सरकार में लागू हुआ साथी। तो सच्चाई में बात हुए थे, रामोधेश बाबू के देन बोलिए थे आरक्षण हमके 27% मिला, तो साथ जिंदगी में कोई ना लड़ी था ना कोई मिली। मंडल कमीशन का रिपोर्ट आज इन्हीं का देन है। 27% जो मंडल आरक्षण मिला आज रामोधेश बाबू की क्रांति है और रामोधेश बाबू की संघर्ष गाथा है। इन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया और लड़ने का काम किया। आज उन्हीं का देन है कि लालू प्रसाद यादव ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया और 27% आरक्षण हम लोग को मिला। उन्होंने चौकीदार, दफादार, होमगार्ड के जवानों के लिए जो उन्होंने क्रांति किया और उनका संघर्ष किया, आज उन लोगों को परिवार के रोटी के लिए मोहताज थे, लेकिन आज उन्होंने चैन की सांस ले रहे हैं और रोटी दाल की कमी नहीं है उन लोगों को। उन लोगों के बाल बच्चा परिवार इनको आशीर्वाद देगा कि भविष्य। मेरा कहने का मतलब है कि आज करें आरक्षण समाप्त होने के कगार पर है। सामाजिक न्याय की यदि जरूरत है तो सब रामोधेश सिंह अपने एक व्यक्ति के रूप में नहीं, एक आंदोलन के रूप में हम लोगों ने देखा है कि वो एक अपने आप में आंदोलन थे। वो अपने राजनीतिक जीवन में पूरा संघर्ष करते रहे, जेल जाते रहे, लोगों का हक हुकूक की लड़ाई को लड़ते रहे। ये आप तमाम सभी लोग जानते हैं। सबसे आज पुण्यतिथि के अवसर पर हम एक बात आग्रह आप सभी लोगों से करना ये चाहते हैं कि आज रामोधेश बाबू हम लोगों के बीच नहीं रहे, चले गए, लेकिन रामोधेश बाबू के जितने भी हम अनुयायी, उनके विचार को मानने वाले, उनके रास्ते पर चलने वाले हैं, ये लोग हम अपने आप में विचार नहीं कर पाते कि आखिर उनको जानने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं। हमने एक दिन बिहार टेक्स्ट बुक का एक किताब देख रहा था। उस किताब में मैंने देखा कि बहुत सारे बिहार के राजनीति हस्ती जो रहे, इनसे पीछे के लोग जो रहे, उन लोगों का, उस सारे लोगों का नाम उसमें अंकित है। हम पूरा किताब को पढ़ते रहे कि हमारे नेता का भी कहीं नाम होगा इसमें। भाई एक भी हमारे नेता का नाम एक पाना में कहीं दिखाई नहीं दिया। तो हम सबसे पहला ये बात आग्रह करना चाहते हैं कि जब हमारे बुद्धिजीवी साथी इसमें हैं, हमारे बुद्धिजीवी साथी इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो कम से कम लिखा पढ़ी वाली जो काम है, किताब छपवाने की बात है, किताब में जो टेक्स्ट बुक से निकलता है उसमें जो लोगों को सरकार के स्तर से लोगों का नाम जोड़ा जाता है, उनकी कृति को लिखा जाता है, उस पर भी हम लोग विशेष ध्यान दें। और एक बात मैं खास करके कहना चाहूँगा, आंदोलन और आरक्षण और संघर्ष और चौकीदार दफादार सारी बातों को हम सब लोग जानते हैं। देहंदर मांग की भाई चर्चा की है हमारे ललन भाई। उस समय उन्होंने एक नारा दिया था, याद होगा, हिंसा हारो जागो, अहिंसा मारो भागो। हम तमाम लोग आज हिंसा हार रहे हैं। सारे लोग पर आरक्षण समाप्त हो रहा है, सारे लोग पर एक संवैधानिक संस्था पर गलत शब्द दूसरे लोगों की कब्जा हो रहा है, हमारे हिंसा का हरास रोज हो रहा है।
लेकिन हम जाग कहाँ रहे हैं? भगाने की बात तो छोड़िए दूसरे पर भी, हम खुद को जाग नहीं रहे हैं। हम खुद को अपने आप को नहीं समझ रहे हैं कि आखिर हम क्या हैं, हमारी पहचान क्या है। हम अपनी पहचान के विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि जब गांधी एक बैरिस्टर थे और एक बैरिस्टर जब दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्टरी करते थे और वो जब आए इंडिया तो उनको दिमाग में जब आई संघर्ष की बात, तो उन्होंने अपनी पूरा टाई सूट पैजामा जो भी उनका ड्रेस था उनको छोड़ दिए और उन्होंने क्या ड्रेस अपनाया? और तो धोती, धोती को आधा पहनना आधा ओढ़ना, इसका अर्थ क्या था? समाजवादी चिंतन का अर्थ क्या है? जो समाजवादी विचार में विश्वास करने वाला लोग है, राम अवधेश सिंह के विचार से जो आदमी ओतप्रोत है, वो आदमी को इस बात पर विचार करना है कि समाजवादी का विचार क्या है। उसका विचार मूल ये है कि जो आम साधारण लोगों का रहन सहन है, बोलचाल है, पहनावा ओढ़ावा है, उसी टाइप का हमारा भी पहनावा ओढ़ावा होना चाहिए। ऐसी नहीं कि हमारा पहनावा ओढ़ावा लाख आज तो है प्रधानमंत्री यहाँ जो लाखों 200 लाख की सूट पहन रहा है और वही सूट वाली प्रवृत्ति हमारे अंदर आता है। हम कहते हैं कि हम समाजवादी विचारधारा के जुड़े हुए लोग हैं। भाई कि कैसा समाजवादी विचार है, कैसा सोच है कि हमको पहनने का शौक है कि हम पूरा बढ़िया 1000 मीटर का कुर्ता पहने, हम अपने को कहे कि नहीं हम तो समाजवादी हैं। इसलिए मैं इतना ही बात कह करके आप तमाम लोगों से आग्रह करते हुए ये बात आवेदन करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप उनके विचार से ओतप्रोत सांस्था रखते हैं तो आप उनके विचार से जुड़िए और समाज में देखिए